अनन्या एक शांत कैफे के कोने में बैठी अपनी घड़ी देख रही थी। वह एक कुशल वित्तीय विश्लेषक थी जिसे सिर्फ अपने काम से प्यार था। आज वह अपनी दोस्त की जिद के कारण इस अजीब स्थिति में फंसी हुई थी। उस माहौल काफी शानदार था और वह अपनी ठंडी हो रही कॉफी का कप पकड़कर उस अजनबी का इंतजार कर रही थी। उसके मन में उलझन थी और वह बस यही सोच रही थी कि यह मुलाकात जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह अपनी सुरक्षित दुनिया में लौट सके। तभी कैफे के मुख्य दरवाजे से एक लंबा और बेहद आकर्षक युवक अंदर दाखिल हुआ। उसने गहरे नीले रंग का एक महंगा सूट पहना हुआ था जो उसकी मजबूत कद-काठी पर बहुत जंच रहा था। उसकी चाल में कोई और नहीं बल्कि देव था, जो शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह का शक्तिशाली सीईओ था। उसकी तीखी नजरों ने पूरे कैफे का जायजा लिया और फिर सीधे उस कोने की तरफ बढ़ गया जहां अनन्या अकेली बैठी हुई थी। देव ने टेबल के पास पहुंचकर अपनी गहरी और भारी आवाज में पूछा कि क्या तुम वही लड़की हो जिसे आज मुझसे मिलने के लिए आना था। अनन्या ने उसकी तरफ ऊपर देखा और उसके चेहरे की कठोरता को महसूस किया। उसने दिया कि वह अपनी दोस्त की जगह आई है क्योंकि उसकी दोस्त अचानक किसी जरूरी काम में फंस गई थी। देव को उसकी इस स्पष्टवादिता और निडरता ने थोड़ा हैरान कर दिया क्योंकि वह आमतौर पर घबराई हुई लड़कियों से ही मिलता था। देव बिना कुछ कहे उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपना फोन मेज पर रखा और अपनी गहरी आंखों से अनन्या को घूरने लगा। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह लड़की सच बोल रही है। अनन्या को उसका इस तरह घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने भी अपनी नजरें नहीं चुराईं। वह एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी जो किसी भी शक्तिशाली पुरुष के सामने आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। देव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें अपनी जगह भेज दिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस वक्त किसके सामने बैठी हो और यह मुलाकात किस लिए तय की गई थी? जवाब दिया कि उसे किसी भी बात का कोई अंदाजा नहीं है और न ही वह यह सब जानने में कोई खास दिलचस्पी रखती है। उसने साफ शब्दों में बता दिया कि वह सिर्फ अपनी दोस्त की खातिर एक औपचारिकता पूरी कर रही है। देव को उसकी यह बेरुखी और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी क्योंकि उसे ऐसी लड़कियों की आदत नहीं थी जो उससे डरती न हो। उसने अपना एक शानदार बिजनेस कार्ड टेबल पर उसकी तरफ सरकाते हुए कहा कि मेरा नाम साम्राज्य का मालिक हूं। यह सुनकर भी अनन्या के चेहरे पर कोई आश्चर्य या लालच का भाव नहीं आया। उसने कार्ड को एक नजर देखा और फिर उसे वापस मेज पर रख दिया। यह प्रतिक्रिया देव के लिए पूरी तरह से एक नया और अप्रत्याशित अनुभव था। अनन्या ने अपना चश्मा ठीक करते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा कि मुझे खुशी है कि आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है। मेरी दोस्त ने मुझे बस यहां आकर आपसे माफी मांगने दिया है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास भी अपने कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। देव को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि उसके पैसे और रुतबे का इस मामूली सी दिखने वाली लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे ही वह अपनी जगह से उठने लगी, तभी देव ने उसकी कलाई को हल्के से पकड़ लिया और उसे वापस बैठने का इशारा किया। उसका स्पर्श बहुत ही दृढ़ लेकिन शालीन था, जिससे अनन्या को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। बात अभी पूरी नहीं हुई है और वैसे भी मैं किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था जिसे सुनकर अनन्या को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखते हुए उसे घूरा। अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कड़क आवाज में कहा कि यह किस तरह की बदतमीजी है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देव ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि यह कोई बदतमीजी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक बदल सकता है। उसने आगे कहा कि मैं यहां कोई प्यार या शादी का खेल खेलने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो चतुर हो और बिना किसी भावुकता के मेरे साथ एक महत्वपूर्ण सौदा तय कर सके, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो। प्रस्ताव शब्द सुनते ही अनन्या का विश्लेषणात्मक दिमाग सक्रिय हो गया क्योंकि व्यापारिक सौदे
उसकी विशेषज्ञता का अहम हिस्सा थे। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए पूछा कि आखिर आप रहे हैं। देव के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभर आई, क्योंकि वह जानता था कि उसने लड़की की दुखती रग को पकड़ लिया है। उसने मेज पर एक और फाइल रखी जिसमें कई कानूनी दस्तावेज थे और कहा कि यह हमारी 1 साल की झूठी शादी का अनुबंध है। यह सुनकर अनन्या की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसे लगा कि शायद यह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसने फाइल को बिना खोले ही दूर धकेल दिया और कहा कि मैं इस तरह के किसी भी बेवकूफी भरे नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। समझाने की कोशिश की कि यह कोई नाटक नहीं है, बल्कि मेरे परिवार के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे अपने पिता की वसीयत और पूरी संपत्ति हासिल करने के लिए तुरंत शादी करनी होगी। अनन्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए तीखे शब्दों में कहा कि अगर आपको अपनी संपत्ति बचानी है तो किसी और को खोजिए जो पैसों के लिए बिकने को तैयार हो। मैं एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी महिला हूं जिसे आपके इन दिलचस्पी नहीं है। उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी देव ने एक ऐसा आंकड़ा बोला जिसने उसके कदमों को रोक दिया। वह रकम इतनी बड़ी थी कि कोई भी आम इंसान उसे सुनकर अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता। वह वापस मुड़ी और अविश्वास भरी नजरों से देव को घूरने लगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ 1 साल के नाटक के लिए इतना बड़ा दाम लगा सकता है। देव ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि यह रकम तुम्हारे ये सिर्फ एक छोटा सा निवेश है जो मेरे साम्राज्य को टूटने से बचा सकता है। मेरा सौतेला भाई कबीर हर हाल में मुझे बर्बाद करने की साजिश रच रहा है और यह शादी ही उसे रोकने का एकमात्र और सबसे सुरक्षित तरीका है। कबीर का नाम सुनते ही अनन्या को कुछ पुरानी बातें याद आ गईं, क्योंकि उसने वित्तीय बाजार में इस आदमी के क्रूर और धोखेबाज तरीकों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वह समझ गई कि यह मामला केवल परिवार की संपत्ति का नहीं, बल्कि भारी सत्ता के लालच से जुड़ा हुआ है। उसने देव की आंखों में देखा और उसे वहां एक गहरी चिंता के साथ एक अजीब सी बेबसी नजर आई। वह इस चुनौती को महसूस कर सकती थी और उसका विश्लेषक दिमाग अब हर नफा नुकसान का बारीकी से हिसाब लगा रहा था। देव ने देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है, इसलिए उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि मुझे एक ऐसी समझदार पत्नी की जरूरत है जो कबीर की हर चाल को समझ सके और मुझे सही समय पर चेतावनी दे सके। नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम मजबूत हो और तुम्हारे पास एक शानदार व्यावसायिक सोच है जो इस लड़ाई में मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक युद्ध है। अनन्या ने ठंडी सांस ली और मेज पर पड़ी उस भारी भरकम फाइल को अपनी तरफ खींचा। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और उसकी तेज नजरें उन कानूनी शर्तों को स्कैन करने लगीं जो बहुत ही बारीकी से तैयार की गई थीं। किसी कानूनी विवाद के अलग हो जाएंगे और उसे तय की गई बड़ी रकम चुपचाप मिल जाएगी। लेकिन एक बात जो उसे खटक रही थी वह यह थी कि इस दौरान उसे देव के परिवार के साथ उसी घर में रहकर सारी रस्में निभानी होंगी। उसने अपनी तीखी नजरें देव पर गड़ाईं और बहुत ही शांत स्वर में पूछा कि क्या आप सच में सोचते हैं कि कबीर जैसे चालाक इंसान को धोखा देना इतना आसान होगा? वह निश्चित रूप से हम दोनों पर कड़ी नजर रखेगा और अगर उसे दोनों की जान पर भारी पड़ सकता है। देव ने हामी भरते हुए कहा कि मैं इस खतरे को अच्छी तरह जानता हूं और इसीलिए मुझे तुम जैसी निडर साथी की तलाश थी जो दबाव में आकर टूट न जाए और मजबूती से खड़ी रहे। अनन्या कुछ देर तक खामोश रही और अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाते हुए गहराई से सोचने लगी। उसके सामने रखा यह प्रस्ताव सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसे जाल का निमंत्रण था जिससे बाहर निकल रकम उसकी जिंदगी के उन सभी अधूरे सपनों को पूरा कर सकती थी जिन्हें उसने हमेशा के लिए दफन कर दिया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में पूरी दृढ़ता लाते हुए कहा कि मैं यह सौदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। देव के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उसे यकीन हो गया था कि उसने सही लड़की का चुनाव किया है, जो दिमाग से काम लेती है और बेवजह के जज्बातों में नहीं बहती।
खूबसूरत और कीमती अंगूठी निकाली और उसे मेज पर रखते हुए कहा कि यह हमारी सगाई की अंगूठी है, जिसे तुम्हें हर वक्त अपने हाथ में पहनकर रखना होगा, ताकि दुनिया को हमारी इस झूठी कहानी पर पूरी तरह से यकीन हो जाए। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस चमकती हुई हीरे की अंगूठी को उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यह सिर्फ एक नाटक का हिस्सा है और उसे इस चमक दमक से कोई खास लगाव। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ व्यक्तिगत शर्तें होंगी जिन्हें आपको बिना किसी बहस के मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी कठपुतली बनकर इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। देव ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। अनन्या ने बिना किसी डर के कहा कि पहली शर्त यह है कि मेरा काम और मेरी आजादी पूरी तरह से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा, और तीसरी बात यह कि अगर मुझे लगा कि मेरी जान को खतरा है तो मैं तुरंत यह सौदा तोड़कर वहां से चली जाऊंगी। देव ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी सहमति जता दी। यह बातचीत पूरी होने के बाद देव ने अपना पेन निकालकर फाइल के अंतिम पन्ने पर बहुत ही शान से अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने फाइल अनन्या की तरफ खिसकाई और कहा कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि इस एक हस्ताक्षर वाली है। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेकर पेन उठाया। उसने बिना किसी घबराहट के अपने दस्तखत कर दिए और इस तरह वह आधिकारिक तौर पर शहर के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक घराने की होने वाली बहू बन गई। देव ने फाइल वापस अपने पास रख ली और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि कल सुबह मेरी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम्हें सीधे मेरे घर आना होगा, जहां पूरी दुनिया के सामने हम अपनी इस सगाई का आधिकारिक रूप। कबीर और मेरे परिवार के बाकी लोग वहां मौजूद होंगे, इसीलिए तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा और अपनी भूमिका बहुत ही समझदारी से निभानी होगी। अनन्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा कि आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। कैफे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने अनन्या के चेहरे को छुआ, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का एक बड़ा तूफान चल रहा था। एक ही झटके में उसकी साधारण और शांत जिंदगी एक बड़े कॉरपोरेट षड्यंत्र के बीचों बीच आ गई थी, जिसे बात नहीं थी। उसने अपनी उंगली में चमकती उस हीरे की अंगूठी को एक बार फिर से देखा और खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वह इस खतरनाक खेल में अपनी पहचान और स्वाभिमान को कभी नहीं खोने देगी। उधर देव अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर कैफे से दूर जा रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, लेकिन अनन्या की आंखों में जो निडरता और समझदारी दिला रही थी। कबीर ने हमेशा उसे कमजोर समझा था, लेकिन अब इस नई साथी के आने से पूरा खेल पलटने वाला था। युद्ध का बिगुल बज चुका था और अब दोनों पक्षों को इस महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होना था। अगली सुबह अनन्या बहुत जल्दी उठ गई और उसने अपने आप को मानसिक रूप से इस नई चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद पेशेवर कपड़े पहने, जो उसके गंभीर और मजबूत व्यक्तित्व। उसके दरवाजे पर देव की शानदार काली गाड़ी आकर रुकी, जिसका ड्राइवर बहुत ही अदब से उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका था। रास्ते भर वह देव द्वारा दी गई फाइल के हर एक पन्ने को अपने दिमाग में दोबारा से दोहराती रही, ताकि उससे कोई गलती न हो। गाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके में दाखिल हुई और एक बेहद विशाल देखकर कोई भी आम इंसान आसानी से घबरा सकता था, लेकिन अनन्या ने अपनी भावनाओं पर पूरा काबू रखा। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर कदम रखा, जहां कई नौकर और सुरक्षाकर्मी बहुत ही सम्मान के साथ उसके स्वागत के लिए खड़े थे। मुख्य दरवाजे पर देव खुद उसका इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही संयमित लेकिन अधिकारपूर्ण मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर अनन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि स्वागत है मेरी होने वाली पत्नी।
अनन्या ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब दिया कि मैं इस दुनिया पर राज करने आई हूं। इस तरह दोनों ने मिलकर उस हवेली के भीतर अपना पहला मजबूत कदम रखा। अगली सुबह की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी के साथ हुई, जब अनन्या उस विशाल हवेली के एक शानदार कमरे में उठी। मखमली चादरें और दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स उसे बार बार याद दिला रही थीं कि वह अब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि देव का साम्राज्य कितना बड़ा और डरावना था। उसे आज ही उस कानूनी अनुबंध पर अंतिम रूप से चर्चा करनी थी, जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। तैयार होकर जब वह नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो देव पहले से ही वहां बैठा अपनी सुबह की कॉफी पी रहा था। उसके सामने मेज पर वही कानूनी फाइल रखी हुई थी जिसे उन्होंने कल कैफे में देखा था। देव उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हॉल में मौजूद सभी नौकरों को वहां से जाने का आदेश दे दिया गया ताकि वे दोनों बिना किसी दखलंदाजी के अपनी इस गुप्त योजना पर पूरी तरह से खुलकर बात कर सकें। देव ने बिना कोई समय बर्बाद किए फाइल खोली और कहा कि हमें आज ही इस शादी को पूरी तरह से कानूनी और विश्वसनीय बनाना होगा। उसने अनन्या को समझाया कि इस समझौते में शामिल हर एक नियम का सख्ती से पालन होना है। कबीर बहुत ही चालाक इंसान है जो उनकी एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर पूरे परिवार के सामने उनका सच ला सकता है। इसीलिए उनका हर एक कदम बहुत ही सधा हुआ और पूरी तरह से योजनाबद्ध होना चाहिए। अनन्या ने बड़ी ही शांति से उस फाइल को अपनी तरफ खींचा और कहा कि मैं आपकी सारी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। उसने देव की आंखों में सीधा देखते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह निभाएगी। उसे इस परिवार के सभी व्यापारिक मामलों में पूरी जानकारी चाहिए ताकि वह कबीर की चालों को समझ सके और खुद का बचाव कर सके। वह किसी भी सूरत में एक कमजोर और लाचार मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं थी। देव को उसकी यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सिर्फ पैसे लेकर चुपचाप अपना समय गुजार लेगी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि व्यापार के मामलों में तुम्हारा दखल देना खतरनाक हो सकता लेगा, लेकिन अनन्या ने तुरंत जवाब दिया कि बिना हथियारों के युद्ध के मैदान में उतरना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर वह उसके साथ एक टीम की तरह काम नहीं करेगी तो कबीर बहुत ही आसानी से उन दोनों को अपने जाल में फंसाकर पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अनन्या की इस बेबाकी ने देव को अंदर तक प्रभावित कर दिया था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए कहा, लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम मेरी इजाजत के बिना व्यापार के किसी भी बड़े मामले में अपनी तरफ से कोई भी स्वतंत्र कदम नहीं उठाओगी, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक है। अनन्या ने उसकी शर्त स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा कि मेरा मकसद आपके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करना नहीं, बल्कि आपकी ताकत बनना है। इसके बाद उसने फाइल के उन पन्नों को पलटा जहां उनके निजी जीवन को गई थीं। उसने देव को याद दिलाया कि इस झूठी शादी में उनके बीच कोई भी भावनात्मक या शारीरिक संबंध नहीं होगा और यह सीमा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। देव ने भी एक ठंडी मुस्कान के साथ इस बात पर अपनी पूरी सहमति जता दी। जब सारी शर्तें तय हो गईं, तो देव ने अपने वकील को बुलाकर उन सभी नए बदलावों को उस कानूनी कागज में शामिल करने का सख्त आदेश दे दिया। वकील ने भी बिना कोई सवाल किए बहुत ही फुर्ती से काम किया, मेज पर रख दी। दोनों ने उस अंतिम समझौते को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ा ताकि बाद में कोई भी कानूनी पछड़ा या गलतफहमी न हो। इसके बाद दोनों ने अपने हस्ताक्षर करके उस समझौते पर मोहर लगा दी। हस्ताक्षर करते ही देव ने राहत की एक लंबी सांस ली और कहा कि अब से दुनिया की नजरों में तुम सिर्फ मेरी होने वाली पत्नी हो और कुछ नहीं। उसने अनन्या को हिदायत दी कि उसे अब से हमेशा इसी हवेली में रहना होगा और उन सभी सामाजिक हिस्सा लेना होगा जो एक ताकतवर परिवार के लिए जरूरी होते हैं। अनन्या ने भी इस नई चुनौती को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और वह जानती थी कि अब उसे हर पल एक बहुत ही बेहतरीन और सधा हुआ अभिनय करना होगा। तभी अचानक
डाइनिंग हॉल का भारी दरवाजा खुला और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ कबीर अंदर दाखिल हुआ। वह देव का सौतेला भाई था, जिसकी आंखों में हमेशा सत्ता की भूख और दूसरों को नीचा दिखाने का घमंड साफ बात है। सुबह सुबह इतनी गंभीर चर्चा हो रही है। उसकी नजर तुरंत मेज पर रखी उस कानूनी फाइल पर पड़ी और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी तथा खतरनाक हो गई, क्योंकि वह हर चीज पर हमेशा अपनी पैनी नजर रखता था। कबीर ने अनन्या की तरफ देखते हुए बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि तो तुम ही हो वह रहस्यमयी लड़की जिसने मेरे महान भाई का पत्थर जैसा दिल चुरा लिया है। उसने जानबूझकर अनन्या के साधारण कपड़ों और उसके मध्यवर्गीय रहन कोशिश की ताकि उसे नीचा दिखा सके, लेकिन अनन्या उसकी इन घटिया बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने अपना सिर ऊंचा रखते हुए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा। उसने समझ लिया था कि असली दुश्मन अब उसके ठीक सामने खड़ा था। अनन्या ने अपनी जगह से खड़े होकर कबीर को जवाब दिया कि मुझे खुशी है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूं और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस परिवार की तरक्की के लिए बहुत अच्छे से काम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि यह एक मामूली लड़की है जो उसकी दौलत और रुतबे को देखकर डर जाएगी, लेकिन अनन्या की आंखों में डर की जगह सिर्फ एक बहुत ही तेज और तीखी चुनौती थी। देव ने भी अपनी जगह से उठकर अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और कबीर से कहा कि अनन्या अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उसके साथ पूरा सम्मान और इज्जत से पेश आओगे। कबीर होने वाली भाभी का स्वागत कर रहा था। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों का खतरनाक भाव बता रहा था कि वह कोई ना कोई भयानक योजना जरूर बना रहा है। कबीर के जाने के बाद देव ने अनन्या की तरफ देखा और कहा कि तुमने बहुत ही शानदार तरीके से स्थिति को संभाल लिया, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि कबीर का यह शांत व्यवहार सिर्फ एक दिखावा है और वह पीछे से कभी भी एक सकता है। अनन्या ने भी गंभीरता से सहमति जताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि ऐसे लोग सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से वार करते हैं, इसलिए हमें हर वक्त अपनी आंखें और कान पूरी तरह से खुले रखने होंगे। दोपहर के समय देव ने अनन्या को अपने साथ कंपनी के मुख्य कार्यालय में ले जाने का फैसला किया ताकि दुनिया को उनकी इस सगाई का पुख्ता सबूत मिल सके। गाड़ी में बैठते ही देव ने अनन्या को कम जानकारी देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कबीर ने पहले से ही बोर्ड के कई महत्वपूर्ण लोगों को अपने पक्ष में कर रखा है और वे सभी इस शादी को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखेंगे। यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली थी। कंपनी का मुख्यालय शहर के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और गगनचुंबी इमारत में स्थित था, जहां पहुंचते ही सभी कर्मचारियों की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। देव ने पूरी दुनिया के साथ पर जरा सा भी शक न कर सके। वे दोनों एक साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस शानदार इमारत के भीतर दाखिल हुए। अनन्या ने भी अपनी घबराहट को पूरी तरह से छुपा लिया था और उसके चेहरे पर सिर्फ एक बहुत ही प्रभावशाली और शांत मुस्कान थी। जब वे देव के आलीशान केबिन में पहुंचे तो वहां पहले से ही कबीर और उसके कुछ करीबी लोग मौजूद थे जो किसी अहम बैठक की तैयारी कर रहे थे। देव ने अंदर जाते ही बड़े ही कड़क अंदाज में कहा, आने का कोई हक नहीं है। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया कि हम तो बस यह देखने आए थे कि नया सीईओ अपनी नई और खूबसूरत मंगेतर के साथ काम कैसे संभालता है। माहौल में एक बहुत भारी तनाव था। अनन्या ने तुरंत बात को संभालते हुए कबीर से कहा कि आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देव अकेले ही इस पूरी कंपनी को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। उसने आगे कहा कि वैसे भी अब मैं यहां आ परेशानी नहीं होगी और हम दोनों मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कबीर उसकी यह बात सुनकर तिलमिला गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को पीते हुए वहां से जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह इस वक्त कोई नया तमाशा नहीं चाहता था। जैसे ही कबीर बाहर गया, देव ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया और अनन्या की तरफ बहुत ही प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने कहा कि तुम तो सचमुच बहुत खतरनाक हो
और तुमने आज जिस तरह से कबीर को कहा कि यह तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है और हमें अभी ऐसे बहुत से तूफानों का एक साथ मिलकर सामना करना है। यह लड़ाई सिर्फ दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पूरी कंपनी के भविष्य की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। शाम को घर लौटते समय रास्ते में दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति पहले जैसी असहज बिल्कुल नहीं थी। दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि वे इस खतरनाक खेल में एक दूसरे के सबसे। अनन्या से कहा कि आज रात परिवार का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण डिनर है, जहां कई बड़े रिश्तेदार और कंपनी के कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। यह डिनर उन दोनों के लिए एक और बहुत बड़ी और मुश्किल परीक्षा होने वाला था। अनन्या ने अपने कमरे में जाकर रात के डिनर के लिए बहुत ही खूबसूरत और शालीन कपड़े चुने, जो उसकी नई हैसियत को बहुत अच्छे से दर्शाते थे। उसने खुद को आईने में देखा और एक बार फिर से अपना पूरा लोग उसकी गलतियों का इंतजार कर रहे होंगे। जब वह नीचे हॉल में पहुंची तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस पर ही टिक गईं। वह बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और देव भी उसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। डिनर टेबल पर कबीर और उसके साथियों ने लगातार अनन्या से कई मुश्किल और व्यक्तिगत सवाल पूछने शुरू कर दिए, ताकि वे उसे सभी मेहमानों के सामने अपमानित कर सकें। लेकिन अनन्या ने ही करारा और सटीक जवाब दिया। उसने किसी को भी खुद पर हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया और अपनी समझदारी से पूरे माहौल को बहुत अच्छे से संभाल लिया। देव यह सब देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा था। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने अनन्या से पूछा कि वह इस बड़े परिवार के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी, क्योंकि वह पूरी तरह से एक अलग और साधारण पृष्ठभूमि से आई है। अनन्या ने बड़ी ही शालीनता से जवाब, इंसान की सोच और उसके चरित्र से आते हैं। उसने कहा कि मुझे अपनी जड़ों पर पूरा गर्व है और मैं यहां भी उन्हीं मूल्यों के साथ एक मजबूत और सच्चा रिश्ता निभाने आई हूं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी इस परिपक्व सोच की तारीफ करने लगे। कबीर ने जब देखा कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है, तो उसने गुस्से में अपना गिलास जोर से मेज पर रख दिया और डिनर छोड़कर वहां से चला गया। उसकी यह हरकत पूरे परिवार के सामने उसकी हताशा और हार को बहुत ही स्पष्ट तरफ एक संतुष्ट और विजयी मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि आज की रात उन्होंने बिना कोई हंगामा किए एक बहुत बड़ी मानसिक लड़ाई जीत ली थी। यह इस बात का सबूत था कि वे दोनों एक बेहतरीन टीम बन चुके हैं। डिनर खत्म होने के बाद जब सभी मेहमान चले गए, तो देव और अनन्या एक बार फिर से अकेले रह गए और वे बगीचे में टहलने लगे। देव ने कहा कि आज तुमने जो कुछ भी किया, उसने पूरे परिवार के सामने हमारी स्थिति को, तुम्हारा सच में बहुत आभारी हूं, क्योंकि तुमने मेरे सम्मान को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचने दी। अनन्या ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ वही किया जो उस वक्त सही था, और यह तो हमारे समझौते का ही एक अहम हिस्सा है। ठंडी हवा के झोंके और रात की शांति के बीच वे दोनों अपने आने वाले कल को लेकर एक बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। वे जानते थे कि आज की यह जीत सिर्फ एक बहुत बड़े और खतरनाक युद्ध की एक बहुत में से बिल्कुल नहीं था, और वह अपनी इस हार का बदला लेने के लिए एक बहुत ही खौफनाक योजना जरूर बनाएगा। लेकिन अब उन दोनों के मन में इस आने वाले बड़े तूफान का सामना करने की पूरी हिम्मत आ चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी और हवेली की सारी बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी थीं, लेकिन उन दोनों की आंखों में नींद का कोई नामो निशान तक नहीं था। आज का दिन उनके लिए बहुत थका देने वाला, लेकिन एक बहुत ही शानदार जीत को काफी बढ़ा दिया था। देव ने अनन्या को शुभ रात्रि कहा और वह भी अपने कमरे की तरफ चल दी। उसे पता था कि कल की सुबह अपने साथ और भी कई बड़ी चुनौतियां और भयानक खतरे लेकर आने वाली है, जिनके लिए उसे तैयार रहना होगा। अगली सुबह जब अनन्या की आंखें खुलीं, तो उसे महसूस हुआ कि इस विशाल हवेली का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। कल रात के डिनर में मिली हार के बाद कबीर पूरी तरह बौखला गया था और नई साजिश रचने खुद को देखा और गहरी सांस लेकर अपने दिमाग को आज की खतरनाक चुनौतियों के लिए तैयार कर लिया।
वह जानती थी कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला साबित होने वाला है। नाश्ते की मेज पर आज सिर्फ देव और अनन्या ही मौजूद थे, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य उनसे नजरें मिलाने से कतरा रहे थे। देव ने कॉफी का कप नीचे रखते हुए कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के लिए तुरंत दी कि कबीर आज घर पर ही है और वह कोई गंदी चाल जरूर चलेगा। अनन्या ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि मैं उसकी हर चाल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। देव के जाने के कुछ देर बाद कबीर अपने खास नौकरों के साथ वहां आ गया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने अनन्या के सामने एक पुरानी डायरी रखते हुए कहा कि क्या तुमने कभी इस परिवार के काले पन्नों को पढ़ने की कोशिश की है? छिपाता है। अनन्या ने डायरी को छुआ तक नहीं और बेहद ठंडे स्वर में कहा कि मुझे किसी के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने आज और आने वाले कल पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हूं। कबीर ने गुस्से में डायरी उठा ली और हवेली के मुख्य नौकरों को बुलाकर सख्त निर्देश दिया कि अनन्या को कोई विशेष सुविधा न दी जाए। वह चाहता था कि छोटी बातों के लिए उसे परेशान किया जाए, ताकि वह तंग आकर स्थिति का समझदारी से सामना किया और नौकरों के साथ उलझने के बजाय खुद अपने सारे काम करने का फैसला किया। उसकी इस आत्मनिर्भरता और मजबूती ने कबीर की उस घटिया चाल को पूरी तरह से विफल करके रख दिया। दोपहर के समय जब हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तब अनन्या ने विशाल घर के उन हिस्सों की छानबीन शुरू की जहां कोई नहीं जाता था। उसे देव के पिता के पुराने स्टडी रूम में जाने का मौका मिला, जिसे कई सालों से वहां रखी फाइलों को खंगालना शुरू किया, ताकि वह कबीर के भ्रष्टाचार और पुरानी धांधलियों के बारे में ठोस सबूत जुटा सके। उसका विश्लेषणात्मक दिमाग हर एक महत्वपूर्ण कागज को बहुत बारीकी और तेजी से पढ़ रहा था। पुरानी फाइलों को खंगालते हुए अनन्या को कंपनी के कुछ खातों में भारी हेराफेरी के साफ संकेत मिले, जो सीधे तौर पर कबीर के निजी बैंक खातों से जुड़े थे। उसने उन सभी जरूरी कागजातों की तस्वीरें अपने फोन में सुरक्षित युद्ध में बहुत बड़े हथियार का काम कर सकते थे। उसे अब समझ आ रहा था कि कबीर क्यों देव को कुर्सी से हटाना चाहता है, ताकि वह अपने संगीन अपराधों को छिपा सके। यह जानकारी इस पूरी लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल सकती थी। जब अनन्या कमरे से बाहर निकल रही थी, तो अचानक उसका सामना कबीर की एक चालाक जासूस नौकरानी से हो गया, जो उस पर नजर रख रही थी। नौकरानी ने तुरंत कबीर को सूचना दी कि अनन्या पुराने स्टडी हुए वहां आकर अनन्या पर चोरी का घिनौना आरोप लगाने की कोशिश की और पूरे घर में तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन अनन्या के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था और वह चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी रही। अनन्या ने बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कबीर से कहा कि मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूं और मुझे किसी भी हिस्से में जाने के लिए आपसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सभी नौकरों के सामने कबीर को चेता, चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की तो परिणाम बहुत बुरा होगा। कबीर उसकी इस बेबाकी और निडरता को देखकर अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वह उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि अनन्या के पास पूरी तरह वैध अधिकार था। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो कबीर ने तुरंत उसके पास जाकर अनन्या की झूठी शिकायतें करनी शुरू कर दीं, ताकि वह उन दोनों के बीच दरार पैदा कर सके। लेकिन देव ने कबीर की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और सीधे पूरी तरह से ठीक है। देव का यह अटूट विश्वास देखकर कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह वहां से चला गया। अनन्या ने देव को उस पुराने कमरे में मिले सुरागों के बारे में पूरी जानकारी दी। देव उन सभी दस्तावेजों की तस्वीरें देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि वह पिछले कई सालों से इन्हीं सबूतों की तलाश कर रहा था। उसने अनन्या की तरफ एक गहरी और प्रशंसा भरी नजर से देखा और कहा, इतने लंबे समय में नहीं कर सकी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और जब तक हम इस जाल को नहीं सुलझा लेते, हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। वे दोनों अब एक खतरनाक योजना बनाने में जुट गए थे।
अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर देव ने परिवार के सामने घोषणा की कि वह अपनी सगाई का जश्न मनाने के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रहा है। इस पार्टी में शहर के सभी बड़े व्यापारी, राजनेता और मीडिया के लोग झटका लगा। वह जानता था कि इस बड़े आयोजन से देव और अनन्या की स्थिति समाज में और मजबूत हो जाएगी। कबीर ने मन ही मन इस शानदार पार्टी को पूरी तरह बर्बाद करने की एक बेहद घिनौनी और खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। पार्टी की तैयारियों में पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और अनन्या ने भी अपने लिए एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस चुनी थी। वह अच्छी तरह से समझती थी कि आज रात की यह पार्टी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि है। उसने अपने बालों को बहुत साधारण तरीके से बांधा और वही हीरे की अंगूठी पहनी जो देव ने उसे दी थी। आईने के सामने खड़ी अनन्या अब एक डरी हुई लड़की नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी एक बेहद शक्तिशाली महिला लग रही थी। शाम होते ही हवेली का विशाल प्रांगण महंगी गाड़ियों से भरने लगा था और शहर के सबसे रसूखदार लोग इस शाही जश्न का हिस्सा बनने पहुंच रहे थे। देव ने अनन्या का हाथ थामकर जैसे ही मुख्य सीढ़ियों से नीचे कदम रखा तो सभी मेहमानों की नजरें उन पर। वे दोनों एक साथ इतने प्रभावशाली और खूबसूरत लग रहे थे कि किसी के लिए भी उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। कैमरे की फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं और पत्रकारों ने उनकी कई शानदार तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं, जिससे माहौल में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर गई। पार्टी के बीच में कबीर अपने कुछ बेहद घमंडी दोस्तों के साथ अनन्या के पास आया ताकि वह उसे सबके सामने अपमानित महसूस करा सके। उसके एक दोस्त ने व्यंग्यात्मक लहजे में अनन्या से पूछा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से मुश्किल होता है। यह सवाल सीधा उसकी हैसियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा था और देव को यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। लेकिन अनन्या ने देव के हाथ को हल्के से दबाकर उसे इस स्थिति में पूरी तरह से शांत रहने का स्पष्ट इशारा कर दिया। अनन्या ने अपने चेहरे पर एक शालीन मुस्कान बनाए रखते हुए उस आदमी को जवाब दिया कि जब आपके पास तेज दिमाग और मजबूत इरादे हों तो कोई भी दुनिया मुश्किल नहीं लगती। उसने आगे कहा कि पैसों से सिर्फ महंगी चीजें खरीद, सम्मान अपनी काबिलियत और मेहनत से ही हासिल किया जाता है। उसका यह बेबाक और करारा जवाब सुनकर कबीर और उसके घमंडी दोस्तों के चेहरे पूरी तरह से उतर गए। वे भारी शर्मिंदगी के कारण बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप खिसक लिए और दूर चले गए। देव ने जब अनन्या को इतने शानदार तरीके से स्थिति को संभालते हुए देखा तो उसका दिल खुशी और गर्व से भर गया। उसने मेहमानों के सामने एक अच्छा दिखावा करने के लिए अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों में धीरे से, सच में कमाल की हो। अनन्या के गाल इस अचानक हुए स्पर्श से थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने भी खेल को जारी रखते हुए देव के कंधे पर अपना सिर प्यार से टिका दिया। दुनिया की नजरों में उनकी यह झूठी केमिस्ट्री बिल्कुल असली लग रही थी। कबीर अपनी बार बार की हार से इतना बौखला चुका था कि उसने पार्टी में परोसे जा रहे ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाने की एक खतरनाक साजिश रची। वह चाहता था कि अनन्या वह ड्रिंक पीकर नशे में कोई ऐसा तमाशा करे, बुरी तरह बदनामी हो जाए। उसने अपने एक बहुत खास वेटर को इस गंदे काम की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, जो चुपके से वह मिलावटी गिलास लेकर सीधे अनन्या की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। यह चाल उन दोनों के लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। अनन्या की तेज और विश्लेषणात्मक नजरों ने उस वेटर की अजीब घबराहट और कांपते हुए हाथों को बहुत दूर से ही नोटिस कर लिया था। जब वेटर ने वह खास ड्रिंक उसके सामने पेश किया तो उसने चालाकी से उस गिलास को लेने से इनकार कर दिया, गिलास पीने के लिए ऑफर कर दिया। कबीर के चेहरे का रंग यह देखते ही पूरी तरह उड़ गया और उसने हकलाते हुए वह ड्रिंक पीने से साफ मना कर दिया। इस छोटी सी घटना ने कबीर की गंदी साजिश का भांडा सबके सामने फोड़ दिया। कबीर की यह हालत देखकर देव और अनन्या को पूरी तरह समझ आ गया था कि उस खास गिलास में जरूर कोई खतरनाक चीज मिलाई गई थी। कबीर अपनी इस बेइज्जती और पर्दाफाश को सहन नहीं कर पाया और गुस्से में पैर पटकते अनन्या को एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी इस अद्भुत चतुराई के लिए उसकी दिल से तारीफ की। यह रात कबीर के लिए एक बहुत बड़े और भयानक सपने की तरह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह हार गया था। देर रात जब सभी मेहमान खुशी खुशी वहां से विदा हो गए
तो पूरी हवेली में एक बार फिर से एक बहुत गहरी खामोशी छा गई थी। देव और अनन्या भी पूरी तरह थक चुके थे और वे दोनों बहुत शांति के साथ सीढ़ियां। बड़ी सफलता ने उन दोनों के बीच के उस मजबूत विश्वास को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। कमरे में पहुंचने के बाद देव ने अनन्या की तरफ देखकर कहा कि आज तुमने वास्तव में इस परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अनन्या ने अपने भारी गहने और वह हीरे की अंगूठी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसने देव से कहा कि आज तो हम बहुत आसानी से बच गए हैं, लेकिन कबीर इतनी वह अब हमारे खिलाफ कोई ऐसा बड़ा और खतरनाक कदम उठाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। देव ने भी उसकी इस गंभीर और सच्ची चेतावनी को ध्यान से सुना और पूरी तरह से अपनी सहमति व्यक्त की। देव ने आगे बढ़कर अनन्या के हाथों को अपने दोनों मजबूत हाथों में बहुत प्यार और सम्मान के साथ थाम लिया, जो उनके बीच बढ़ते रिश्ते का नया संकेत था। उसने बहुत गंभीर आवाज में वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस तक नहीं आने देगा। अनन्या को देव के इन शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई और गहरी सुरक्षा की भावना महसूस हुई, जिसने उसके थके हुए दिल को सुकून दिया। यह झूठा रिश्ता अब धीरे धीरे एक बहुत मजबूत और खूबसूरत हकीकत में पूरी तरह बदलने लगा था। दूसरी तरफ हवेली के एक अंधेरे और शांत कोने में कबीर अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए गुस्से में पूरी तरह पागल हो रहा था। आज की पार्टी में मिली इस भयानक सार्वजनिक हार ने उसके अंदर के शैतान अपना फोन निकाला और शहर के एक खतरनाक अपराधी को कॉल करके तुरंत मिलने का कड़ा आदेश दिया। अब वह सिर्फ व्यापारिक चालें नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूनी और जानलेवा खेल खेलने की पूरी तैयारी कर रहा था, ताकि वह अपना बदला ले सके। पूरी हवेली उस रात एक अजीब और डरावने सन्नाटे में डूबी हुई थी, लेकिन यह सन्नाटा आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की स्पष्ट चेतावनी दे रहा था। अनन्या को खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अब यह लड़ाई सिर्फ देव की संपत्ति या उस एक साल के अनुबंध की नहीं रह गई थी, बल्कि यह उन दोनों की जिंदगी और मौत का बड़ा सवाल बन चुकी थी। अब उनके लिए इस खतरनाक रास्ते से किसी भी कीमत पर पीछे हटना पूरी तरह असंभव था। लेकिन अनन्या के अंदर डर से ज्यादा एक बहुत तीव्र और शक्तिशाली गुस्सा उबल रहा था, क्योंकि वह उन लोगों में से नहीं थी जो मुश्किलों को देखकर भाग जाएं। उसने आसमान की तरफ देखा और दृढ़ संकल्प लिया कि कबीर जैसे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। देव और वह अब एक ही नाव के दो मजबूत यात्री थे, जिन्हें मिलकर इस तूफानी समंदर को हर हाल में पार करना था। यह महायुद्ध अब अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर पूरी तरह से पहुंच चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही अनन्या ने एक नए और खतरनाक दिन की शुरुआत करने के लिए अपनी आंखें खोलीं, जो पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला था। आज कंपनी की वह सबसे बड़ी और अहम बोर्ड मीटिंग होने, देव को उस कुर्सी से नीचे गिराने की भयानक कोशिश करने वाला था। अनन्या ने अपनी पुरानी फाइलों और सबूतों को एक बार फिर से बहुत ध्यान से चेक किया, ताकि आज की इस बड़ी मीटिंग में उनसे कोई भी छोटी सी गलती न हो जाए। देव भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने शानदार सूट में तैयार होकर कमरे से बाहर आया और उसने अनन्या की तरफ देखकर एक बहुत ही सकारात्मक और शांत मुस्कान दी। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखा और यह समझ लिया, पर यह बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाई हर हाल में जीतनी ही होगी। हवेली के बड़े और भारी दरवाजे उनके लिए खुले और दोनों ने एक साथ अपनी तेज गाड़ी में बैठकर कंपनी के मुख्यालय की तरफ अपनी यह आखिरी और सबसे रोमांचक यात्रा शुरू कर दी। कंपनी के विशाल और शानदार मुख्यालय के बाहर देव की गाड़ी आकर रुकी। आज का दिन उनके पूरे भविष्य का फैसला करने वाला था। गाड़ी से बाहर निकलते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को पूरी तरह अंदर कबीर कोई बहुत बड़ा और भयानक धमाका करने वाला है। देव ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और दोनों एक साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस गगनचुंबी इमारत के भीतर दाखिल हुए, जहां युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। बोर्ड रूम का भारी दरवाजा खुलते ही अंदर का तनावपूर्ण माहौल साफ महसूस किया जा सकता था।
मेज के चारों तरफ कंपनी के सभी वरिष्ठ और अनुभवी शेयरधारक पहले से ही अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। कबीर बहुत ही घमंड से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शातिर और खौफनाक मुस्कान थी जैसे उसने पहले ही अपनी जीत का पूरा जश्न मना लिया हो। देव और अनन्या के आते ही पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और भारी खामोशी छा गई। देव ने मुख्य कुर्सी पर बैठकर मीटिंग को औपचारिक रूप से शुरू करने का सख्त निर्देश दिया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अचानक एक बहुत बड़े वित्तीय संकट का मुद्दा उठा दिया। उसने कंपनी के शेयर बाजार में लगातार गिर रहे हैं और इसके लिए सिर्फ देव की गलत नीतियां पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उसने सभी के सामने यह साबित करने की कोशिश की कि देव अब इस विशाल साम्राज्य को संभालने के बिल्कुल भी लायक नहीं रहा है। कबीर यही नहीं रुका, बल्कि उसने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए देव के निजी फैसलों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसने सभी शेयरधारकों को भड़काते हुए कहा कि देव अपनी नई मंगेतर के प्रभाव में आकर है। उसने दावा किया कि अनन्या जैसी साधारण लड़की को इतने बड़े व्यापारिक मामलों में शामिल करना इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। उसकी इन जहरीली बातों ने मीटिंग रूम के माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया था। बोर्ड के कई पुराने और रूढ़िवादी सदस्य कबीर की बातों में आकर आपस में धीरे धीरे खुसुर फुसुर करने लगे थे। वे पहले से ही देव के नए और आधुनिक काम करने के तरीकों से थोड़े नाखुश थे और अब इस अचानक कबीर ने मौके का फायदा उठाते हुए कुछ बेहद फर्जी और बनावटी वित्तीय रिपोर्ट सभी के सामने मेज पर फेंक दी। इन कागजातों में साफ तौर पर दिखाया गया था कि कंपनी पिछले कुछ महीनों से लगातार भारी नुकसान में जा रही है। देव ने उन कागजातों को एक नजर देखा और तुरंत समझ गया कि यह कबीर की एक बहुत ही सोची समझी और गंदी साजिश है। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोर्ड को समझाने की कोशिश की कि ये सब कंपनी के असली मुनाफे और नए प्रोजेक्ट्स की सफलता का हवाला दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कबीर ने पूरे बोर्ड रूम में एक ऐसा भयानक भ्रम पैदा कर दिया था जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस पूरी भारी बहस के दौरान अनन्या अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसका तेज और विश्लेषणात्मक दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसने कबीर द्वारा बांटी गई उन जांच करनी शुरू कर दी। एक बेहतरीन वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते उसे उन जाली कागजातों में छिपी हुई कई बड़ी और गंभीर खामियां बहुत आसानी से नजर आने लगी थीं। वह समझ गई कि कबीर ने इन रिपोर्टों को तैयार करने में कितनी बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलती की है। जब बोर्ड के सदस्य देव को कुर्सी से हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आने लगे, तभी अनन्या अचानक अपनी कुर्सी से पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो गई। कबीर ने तुरंत उस पर चिल्लाते हुए कहा, मामला है, इसलिए किसी बाहरी इंसान को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन देव ने अपना हाथ उठाकर कबीर को बीच में ही रोक दिया और बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि अनन्या को अपनी बात पूरी तरह से रखने का पूरा अधिकार है। अनन्या ने बिना किसी डर या घबराहट के बोर्ड के सभी सदस्यों की आंखों में सीधा देखते हुए अपनी बात बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में शुरू की। उसने कहा कि आप सभी बहुत ही अनुभवी और सम्मानित लोग हैं, लेकिन यह बहुत झूठे कागजातों को सच मान रहे हैं। उसने कबीर की तरफ एक बहुत ही ठंडी और तीखी नजर डालते हुए दावा किया कि ये सभी रिपोर्ट सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ हैं, जिन्हें देव को फंसाने के लिए बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। कबीर ने अपनी घबराहट को पूरी तरह से छुपाते हुए जोर से हंसने का एक बहुत ही घटिया नाटक किया और अनन्या को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अनन्या ने उस फर्जी रिपोर्ट के पन्ना नंबर 12 को खोलकर सब आंकड़े को बहुत ही बारीकी से समझाना शुरू कर दिया। उसने दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों और कंपनी के बुनियादी अकाउंटिंग सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके घाटे के इन झूठे और बेबुनियाद आंकड़ों को बहुत ही जबरदस्ती और बेवकूफी से तैयार किया गया है। अनन्या का यह जबरदस्त और अकाट्य विश्लेषण सुनकर पूरे बोर्ड रूम में एक बार फिर से एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा छा गया था।
हर कोई उसकी इस बेहतरीन व्यावसायिक समझ और वित्तीय ज्ञान को देखकर पूरी बहुत ही मामूली और साधारण लड़की समझा था। कबीर के माथे पर अब पसीने की बहुत मोटी मोटी बूंदें साफ छलकने लगी थीं और उसका चेहरा डर के मारे पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसकी सालों की गंदी मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। अपने इस शानदार प्रहार को और भी ज्यादा मजबूत और निर्णायक बनाने के लिए अनन्या ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे कमरे के मुख्य प्रोजेक्टर से जोड़ दिया। उसने एक बटन दबाया और बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसे बेहद गुप्त जिन्हें देखकर सभी शेयरधारकों की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। ये वही असली और प्रामाणिक वित्तीय रिपोर्ट और गुप्त बैंक स्टेटमेंट थे जिन्हें अनन्या ने कल बड़ी बहादुरी और चालाकी से हवेली के उस पुराने और बंद पड़े स्टडी रूम से निकाला था। अनन्या ने पूरी स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली से स्पष्ट इशारा करते हुए बेहद कड़क आवाज में कहा कि यह कंपनी किसी भी तरह के घाटे में बिल्कुल नहीं चल रही है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि कंपनी के करोड़ों रुपए बहुत ही चालाकी और शैल कंपनियों में भेजे जा रहे हैं, जिनका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि खुद कबीर है। उसने कबीर के निजी बैंक खातों और उन फर्जी कंपनियों के बीच के सभी पैसों के लेन देन का पूरा और पुख्ता सबूत सभी के सामने खोलकर रख दिया। यह एक इतना बड़ा और भयंकर खुलासा था जिसने पूरे बोर्ड रूम की हवा ही निकाल कर रख दी थी और हर कोई अचंभे में पड़ गया था। वे पुराने और अनुभवी शेयरधारक जो अभी कुछ ही मिनटों पहले कबीर की झूठी और तरह लाल हो चुके थे, उन्होंने कबीर की तरफ नफरत और गुस्से भरी नजरों से देखा, क्योंकि उन्हें यह जानकर भारी झटका लगा था कि उनका अपना ही एक सदस्य उन्हें इतने लंबे समय से इतनी बुरी तरह से धोखा दे रहा था। अनन्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक सच्चा और सफल नेतृत्व कभी भी झूठ या धोखे की कमजोर बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता है। उसने बोर्ड को समझाया कि देव ने हमेशा पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत, जबकि कबीर ने अपने स्वार्थ के लिए इसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर दिया है। उसकी यह दमदार और सच्चाई से भरी हुई प्रभावशाली बात सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से निशब्द और शर्मिंदा रह गया था। कबीर अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था और हकलाते हुए खुद को इस सारे गंदे झमेले से बचाने की बहुत ही नाकाम और झूठी कोशिश कर रहा था। उसने अपने बचाव में तुरंत चिल्लाकर कहा कि ये सभी दस्तावेज बिल्कुल जाली हैं, साजिश के तहत जानबूझकर तैयार किया गया है। लेकिन उसकी यह सफाई अब किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि स्क्रीन पर चमकते हुए उसके असली हस्ताक्षर और बैंक की आधिकारिक मुहर उसकी इस खौफनाक और घिनौनी चोरी की पूरी सच्चाई जोर जोर से चीखकर बता रहे थे। देव ने अपनी जगह से खड़े होकर इस बेहद अनुकूल और महत्वपूर्ण मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी कड़क आवाज में पूरे बोर्ड को संबोधित किया। उसने सख्ती के साथ एक नया और कड़ा प्रस्ताव पेश किया कि कबीर को वित्तीय अधिकारों से पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाए। उसने यह भी मांग कि जब तक इस पूरे भयानक वित्तीय घोटाले की एक बहुत निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कबीर को कंपनी के किसी भी काम में बिल्कुल शामिल न किया जाए। बोर्ड के सभी सदस्य अब कबीर की गंदी सच्चाई को पूरी तरह से जान चुके थे और उनके अंदर इस भयानक धोखे को लेकर गुस्सा भर चुका था। उन्होंने बिना किसी लंबी बहस या विरोध के देव के इस कड़े प्रस्ताव पर अपने कुछ देर पहले ही कबीर का अंधा समर्थन किया था। उन्होंने भी तुरंत अपना पाला बदगा गरुका रूप से कंपनी के हर अहम पद और अधिकार से बाहर निकाल दिया। इस तरह कबीर को आधिकारिक रूप से कंपनी के हर अहम पद और अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। कबीर अपनी इस बहुत बड़ी और बेहद अपमानजनक हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने जाते जाते मुड़कर देव और अनन्या की तरफ बहुत ही खौफनाक और जानलेवा नजरों से पूरी सभा के सामने उन्हें बर्बाद करने की बहुत भयानक धमकी दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने आगे बढ़कर उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बहुत ही बेइज्जती के साथ उस विशाल इमारत से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मीटिंग के बहुत ही सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अब देव की सीईओ की कुर्सी पर कोई भी खतरा नहीं था और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी।
जो लोग अब तक अनन्या को सिर्फ एक मामूली और दिखावटी लड़की समझ गहरी रणनीतिक सोच को पूरी तरह से मान चुके थे, आज के इस बड़े और ऐतिहासिक दिन ने न केवल कंपनी को एक बहुत बड़ी लूट से बचाया था, बल्कि देव और अनन्या के रिश्ते को भी एक बहुत नई और मजबूत पहचान दी थी। जब सारे शेयरधारक और कर्मचारी केबिन से बाहर चले गए, तो देव ने बहुत ही शांति से दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और अनन्या की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर जो गहरी और सच्ची प्रशंसा थी, उसे बहुत करीब आकर गहरी और भारी आवाज में कहा कि अगर आज तुम मेरे साथ इस मैदान में खड़ी नहीं होती, तो मेरा सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता। उसने दिल की गहराइयों से अनन्या की इस असाधारण और निडर मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। अनन्या ने भी बहुत ही हल्की और सुकून भरी मुस्कान के साथ देव की आंखों में सीधा देखा और कहा कि हम दोनों ने इस अनुबंध में एक दूसरे का पूरी तरह से साथ देने का जो पक्का वादा किया था, मैंने सिर्फ वही या देव की नहीं, बल्कि उनकी पूरी मजबूत और शानदार टीम की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। देव के दिल में अब अनन्या के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और अजीब सी खूबसूरत भावना भी पनपने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान के साथ अपने केबिन से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे कंपनी की इमारत से बाहर आए, तो वहां मीडिया और पत्रकारों की एक बहुत बड़ी भीड़ उनका खबर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। लेकिन देव और अनन्या ने बिना कोई भी बयान दिए बहुत ही शान और आत्मविश्वास के साथ वहां से गुजरते हुए अपनी गाड़ी में बैठना ही ज्यादा सही और उचित समझा। घर वापस लौटते समय रास्ते में हवा बहुत ही ठंडी और सुहानी लग रही थी और गाड़ी का माहौल भी आज पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तनाव मुक्त महसूस हो रहा था। आज उन्होंने उस बहुत बड़े और खतरनाक कांटे को कई सालों से इस विशाल और ताकतवर हवेली में एक बहुत गहरे और डरावने जहर की तरह धीरे धीरे फैल रहा था। कबीर की गैर मौजूदगी ने उस पूरे भारी और उदास घर में एक नई और ताजी सांस लेने का शानदार मौका दे दिया था। उस रात हवेली में देव और अनन्या ने एक बहुत ही शांत और खूबसूरत डिनर एक साथ किया, जहां उन दोनों के बीच अब कोई अजनबीपन या डर बिल्कुल भी नहीं बचा था। वे दोनों अब किसी भी तरह की कानूनी मजबूरी या झूठे गहरे आपसी जुड़ाव के कारण साथ बैठे हुए थे। वह झूठा और बेजान सा लगने वाला अनुबंध अब धीरे धीरे उनके दिलों में एक बहुत ही मजबूत और सच्चे रिश्ते की बहुत खूबसूरत और प्यारी बुनियाद बनता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा था। लेकिन अनन्या का वह बेहद तेज और चौकन्ना दिमाग इस शांत और सुहाने माहौल में भी पूरी तरह से आराम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह इस पुरानी कहावत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। कबीर को आज जिस तरह की भयानक सार्वजनिक बेइज्जती और करारी हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा था, वह इसे इतनी आसानी से भूलकर चुपचाप अपने घर में बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। डिनर के बाद जब अनन्या अपने कमरे की बालकनी में अकेली खड़ी होकर उस गहरे अंधेरे आसमान की तरफ देख रही थी, तो उसके मन में कई तरह के खतरनाक विचार आ रहे थे। उसने खुद को मानसिक रूप से आने वाले एक बहुत बड़े और खूनी तूफान के लिए लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। कंपनी को बचाने की पहली और अहम जंग तो उन्होंने शानदार तरीके से जीत ली थी, लेकिन अब उनकी अपनी जान को बचाने की सबसे भयानक लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी। पिछली रात की भयानक और जानलेवा धमकियों के बाद भी अनन्या का तेज और चौकन्ना दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मेज पर बिखरी हुई उन सभी पुरानी और रहस्य खंगालना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि कबीर के इतने बड़े और खौफनाक गुस्से के पीछे सिर्फ कंपनी का वो भारी नुकसान नहीं, बल्कि कोई और भी बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा हुआ है। उन पुराने और पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए अचानक उसकी तेज नजर एक बहुत ही खास और पुराने दस्तावेज पर जाकर टिक गई। इस कागज पर देव के पिता के असली हस्ताक्षर थे और यह किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट की चीज ने अनन्या के पैरों तले से पूरी तरह से जमीन खिसका दी। वह उस प्रोजेक्ट के मुख्य तकनीकी सलाहकार का नाम था
वह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने स्वर्गीय पिता का था। अनन्या के हाथों से वह पुरानी फाइल छूटकर मेज पर गिर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और भारी हैरानी छा गई। उसे याद आया कि उसके पिता की मौत भी बहुत सालों पहले एक बहुत ही संदिग्ध ही साफ और स्पष्ट रूप से आपस में जुड़ती हुई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। कबीर ने उस बड़े प्रोजेक्ट का सारा पैसा खाने के लिए ही शायद उसके पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया था। वह बिना एक भी पल बर्बाद किए उस जरूरी फाइल को अपने हाथ में लेकर सीधा देव के कमरे की तरफ बहुत तेजी से भागी। उसने देव को वह पुराना और अहम दस्तावेज दिखाते हुए पूरी सच्चाई और अपने पिता भी इस खौफनाक और घिनौनी सच्चाई को जानकर पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि उसे कबीर के इतने नीच और खूनी होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यह सचमुच एक बहुत बड़ा और भयानक खुलासा था। देव ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भारी और गहरा दुख साफ छलकने लगा था। उसने अनन्या की आंखों में देखते हुए बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे परिवार के लालच ने तुम्हारे इतने बड़े और मासूम परिवार को इतनी बुरी तरह से तबाह करके रख दिया है। उसने कसम खाई कि वह कबीर को इस खौफनाक और घिनौने अपराध की सबसे खौफनाक सजा जरूर दिलाएगा। अनन्या ने अपने आंसुओं को बहुत ही मजबूती से पोंछा और अपने दिल को पहले से भी ज्यादा कड़क और पत्थर की तरह सख्त कर लिया। उसने देव से कहा कि अब हमें किसी भी तरह की कमजोरी या फालतू भावुकता दिखाने का तरह से बेनकाब हो चुका है और एक घायल और पागल जानवर की तरह वह हम पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा और जानलेवा हमला जरूर करेगा। हमें उससे 2 कदम आगे सोचकर पूरी तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही अंधेरे और सुनसान इलाके में कबीर एक पुराने और खंडर हो चुके गोदाम में खड़ा अपना भयानक गुस्सा निकाल रहा था। बोर्ड रूम में मिली उस बहुत भयानक और सार्वजनिक बेइज्जती ने था। उसने शहर के सबसे बड़े और खूंखार अपराधी को बहुत सारे पैसे देकर एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा योजना तैयार की थी। वह देव और अनन्या दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। कबीर जानता था कि देव और अनन्या आज शहर से बाहर एक बहुत ही अहम और गुप्त फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए जरूर जाएंगे। उसने रास्ते में पड़ने वाली उस बहुत ही घुमावदार और खतरनाक पहाड़ी सड़क था। उसकी योजना उनकी तेज गाड़ी को एक बहुत बड़े और भारी ट्रक से टक्कर मारकर उसे गहरी और भयानक खाई में गिराने की थी। वह इस हत्या को एक बहुत ही साधारण और आम दुर्घटना का रूप देना चाहता था। दोपहर के समय देव और अनन्या अपनी शानदार काली गाड़ी में बैठकर उस बहुत ही पुरानी और अहम फैक्ट्री की तरफ तेजी से निकल पड़े। गाड़ी का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और शांत था। अपराधों की ही बातें घूम रही थीं। देव खुद गाड़ी चला रहा था और उसकी नजरें सामने सड़क पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं, जबकि अनन्या अपने फोन में कुछ जरूरी और पुराने दस्तावेज लगातार बहुत गहराई से चेक कर रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी उस बहुत ही सुनसान और खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, तो वहां का पूरा माहौल अचानक से काफी अजीब और खौफनाक होने लगा। सड़क के दोनों तरफ बहुत ही घने और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। देव को अपनी छठी इंद्री से किसी बहुत बड़े और भयानक खतरे का बहुत ही गहरा और डरावना एहसास होने लगा था। उसने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा सा और धीमा करके आसपास देखना शुरू किया। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही बड़े और तेज रफ्तार वाले काले ट्रक ने उनकी गाड़ी को बहुत ही जोर और खौफनाक तरीके से टक्कर मारी। इस भयानक और अचानक हुए झटके से अनन्या का सिर सामने वाले भारी डैशबोर्ड से ने बहुत ही मुश्किल से गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से संभालते हुए गाड़ी को सड़क से नीचे गिरने से किसी तरह बचाया। लेकिन वह भारी और खतरनाक ट्रक अब भी उनका लगातार और तेजी से पीछा कर रहा था। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और गहरा खौफ पूरी तरह से छा गया, क्योंकि मौत उनके बिल्कुल पीछे थी। उसने देव से जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह कोई आम और काल है। देव ने भी स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ लिया था
और उसने गाड़ी की रफ्तार को अपनी पूरी और अधिकतम सीमा तक तेज कर दिया। लेकिन वह पहाड़ी और घुमावदार रास्ता बहुत ही संकरा और खतरनाक था। ट्रक का ड्राइवर पूरी तरह से पागल हो चुका था और वह लगातार उनकी गाड़ी को एक बहुत गहरी और खौफनाक खाई में धकेलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। देव अपनी बहुत ही बेहतरीन और शानदार ड्राइविंग का पूरा और जबरदस्त खौफनाक वार से बाल बाल बच रहा था। लेकिन तभी सामने से एक और तेज और बड़ी गाड़ी उनके रास्ते को पूरी तरह से रोकने के लिए बहुत तेजी से आ गई। अब वे दोनों तरफ से मौत के भयानक जाल में फंस चुके थे। देव के पास अपनी गाड़ी को मोड़ने का कोई भी सुरक्षित और सही रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा था और सामने से आने वाली गाड़ी बहुत ही करीब आ चुकी थी। उसने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फैसला लिया और अपनी गाड़ी को तेजी से सड़क मजबूत चट्टान की तरफ मोड़ दिया। एक बहुत ही भयानक और कानों को फाड़ देने वाली जोरदार आवाज के साथ उनकी गाड़ी उस कठोर चट्टान से बहुत बुरी तरह से टकरा गई। गाड़ी के सामने का पूरा हिस्सा चकनाचूर होकर हवा में उड़ गया। टकराने से ठीक एक पल पहले देव ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अनन्या को अपनी मजबूत बाहों में पूरी तरह से समेट लिया था। उसने अपना पूरा भारी शरीर अनन्या के ऊपर डाल दिया था ताकि कांच और लोहे के खत भी नुकसान न पहुंचा सके। गाड़ी के भीतर चारों तरफ सिर्फ धुआं और एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पूरी तरह से फैल चुका था। अनन्या की आंखें बंद थीं और वह सदमे से पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। कुछ मिनटों के बाद जब अनन्या को थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि गाड़ी पूरी तरह से एक भयानक मलबे में तब्दील हो चुकी है। उसने बहुत ही घबराहट और डर के साथ देव को जोर जोर से पुकारना शुरू किया था। देव का सिर स्टीयरिंग व्हील से बहुत बुरी तरह टकराया था और उसके सिर से बहुत ज्यादा और गहरा खून बहकर नीचे गिर रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर अनन्या का दिल पूरी तरह से बैठ गया और वह जोर से रो पड़ी। अनन्या ने अपनी पूरी और बची खुची ताकत इकट्ठा की और गाड़ी का टूटा हुआ और भारी दरवाजा बहुत ही मुश्किल से धक्का देकर बाहर की तरफ खोला। उसने देव को भी गाड़ी से बाहर निकालने की बहुत भारी कोशिश की। काला धुआं निकल रहा था और आग लगने का डर था। उसने देव के भारी और बेहोश शरीर को बहुत ही सावधानी और ताकत के साथ खींचकर सड़क के किनारे पड़ी एक सुरक्षित घास पर लिटा दिया। उसके अपने हाथ भी खून से पूरी तरह सन चुके थे। तभी वे दोनों खौफनाक और भारी गाड़ियां वहां आकर रुकीं और उनमें से कबीर के भेजे हुए कई खतरनाक और हथियारों से लैस गुंडे बाहर निकल आए। उनके हाथों में बहुत ही तेज धार वाले हथियार और लोहे की भारी रॉड थीं, ही खौफनाक तरीके से बढ़ रहे थे। अनन्या ने देव के घायल और बेहोश शरीर को अपने पीछे छुपा लिया और एक बहुत ही भारी पत्थर उठाकर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। वह बिना लड़े हार मानने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। गुंडों का सरदार बहुत ही गंदी और भयानक हंसी हंसता हुआ आगे बढ़ा और उसने अनन्या पर अपनी भारी रॉड से एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक वार किया। लेकिन तभी देव की आंखें अचानक से खुल गईं और उसने अपनी पूरी हवा में ही मजबूती से पकड़ लिया। देव के चेहरे पर खून लगा हुआ था लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही खौफनाक और जंगली आग पूरी तरह से धधक रही थी। उसने उस गुंडे को एक बहुत ही जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। देव ने अपने सिर के तेज और भयानक दर्द को पूरी तरह से भूलकर एक बहुत ही खूंखार और घायल शेर की तरह उन सभी बदमाशों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उसने एक गुंडे के हाथ से लोहे की मजबूत रॉड छीन बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अनन्या की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। उसका यह खौफनाक और आक्रामक रूप देखकर गुंडे बुरी तरह से डर गए। अनन्या भी इस खौफनाक और भयानक लड़ाई में चुपचाप नहीं बैठी रही, बल्कि उसने भी बहुत ही होशियारी से उन बदमाशों की आंखों में बहुत सारी सूखी मिट्टी उछाल दी। उसने एक घायल बदमाश ही खतरनाक गुंडे के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। उन दोनों की इस बहुत ही शानदार और जबरदस्त टीम वर्क ने कबीर के उन सभी किराए के और खतरनाक गुंडों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी थी। वे मैदान छोड़कर भागने लगे।
सभी बदमाशों के वहां से बुरी तरह दुम दबाकर भाग जाने के बाद देव बहुत ही भारी और तेज सांसें लेता हुआ वहीं सड़क के किनारे बुरी तरह से गिर पड़ा। उसके शरीर से बहुत ज्यादा और गहरा खून बह चुका था और उसकी थी। अनन्या रोते हुए उसके पास भागी और उसने अपनी कुर्ती का एक बहुत ही साफ हिस्सा फाड़कर उसके सिर के गहरे घाव पर बहुत ही मजबूती से बांध दिया ताकि खून रुक सके। उसकी आंखों से लगातार बहुत सारे आंसू बह रहे थे। अनन्या ने देव के खून से सने हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में बहुत ही प्यार और भारी दुख के साथ थाम लिया और उसे बेहोश न होने के लिए कहा। उसने रोते हुए कहा कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि यह हम अनुबंध में बिल्कुल भी नहीं लिखा था। देव ने बहुत ही हल्की और दर्द भरी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसके गाल पर गिरे हुए आंसुओं को बहुत ही प्यार से पोंछा। उसके दिल में बहुत सुकून था। देव ने बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा कि वह झूठा अनुबंध तो उसी दिन पूरी तरह से खत्म हो गया था जब तुमने मुझे हर मुसीबत से बचाया था। उसने कहा कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। यह सुनकर अनन्या का दिल एक बहुत ही अजीब और गहरी भावना से पूरी तरह से भर गया और उसने देव को बहुत ही मजबूती से अपने गले लगा लिया। तभी दूर से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों और एक तेज सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शांत और भयानक माहौल में बहुत तेजी से गूंजने लगीं। अनन्या ने ही लड़ाई शुरू होने से पहले बहुत ही चालाकी और पुलिस को अपनी सही और सटीक लोकेशन भेज दी थी। पुलिस के हथियारबंद जवान तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने उस पूरे भयानक इलाके को अपने मजबूत और सुरक्षित घेरे में ले लिया। मेडिकल टीम ने जल्दी से आकर देव को स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे ऑक्सीजन दी। अस्पताल के बाहर खड़े होकर अनन्या बहुत ही बेचैनी और भारी डर के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगातार इधर उधर चक्कर लगा रही थी और रो रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से धूल और देव के खून से सने हुए थे, लेकिन चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ देव की सलामती और उसकी जान की फिक्र हो रही थी, जिसने आज अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई थी। यह घटना उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया नाम दे चुकी थी। कुछ बहुत ही लंबे और डरावने घंटों के बाद एक वरिष्ठ डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए एक गहरी और शांत सांस ली। उन्होंने अनन्या को बताया कि देव की हालत खतरे से बाहर आ चुका है और आराम कर रहा है। यह बहुत ही राहत भरी और सुकून देने वाली खबर सुनकर अनन्या वहीं जमीन पर बैठ गई और भगवान का बहुत ही सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करने लगी। उसका प्यार पूरी तरह से जीत चुका था। जब अनन्या देव के कमरे में गई तो उसने देखा कि वह बहुत ही शांत और गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके चेहरे पर बहुत सुकून है। उसने देव का हाथ अपने हाथों में लिया और मन ही मन एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक कसम खाई, जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह खौफनाक और जानलेवा हमला कबीर की जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती साबित होने वाला था, क्योंकि अब अनन्या का खौफनाक बदला शुरू होने वाला था। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। अस्पताल के उस शांत कमरे में कई दिन बीत जाने के बाद अब देव की सेहत में काफी सुधार आ चुका था। अनन्या ने दिन रात एक करके उसकी बहुत ही गहरी और सच्ची देखभाल की थी, जिससे उनके बीच का रिश्ता कबीर के उन सभी भयानक और खूनी अपराधों का पूरा और पक्का हिसाब चुकता करें। देव ने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए ही एक बहुत ही बड़ी और शानदार कॉरपोरेट पार्टी का आयोजन करने का सख्त निर्देश दे दिया था। यह शानदार पार्टी सिर्फ देव के ठीक होने की खुशी मनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह कबीर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही अचूक और खतरनाक जाल था। वे दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे पार्टी में जरूर आएगा और कोई नया तमाशा करने की पूरी कोशिश करेगा। अनन्या ने अपने तेज और विश्लेषणात्मक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कबीर के सभी पुराने और काले व्यापारिक रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हैक करने की एक बहुत बड़ी योजना बना ली थी।
शहर के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद तकनीकी विशेषज्ञों की एक बहुत ही खास और छोटी टीम के साथ मिलकर अनन्या ने एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त सर्वर तैयार किया था। इस सर्वर में कबीर के उन सभी गैरकानूनी बैंक खातों और फर्ज पक्के सबूत बहुत ही बारीकी से सुरक्षित रखे गए थे। योजना यह थी कि पार्टी के सबसे मुख्य और खास समय पर इन सभी भयानक सबूतों को सीधे उस विशाल हवेली की बड़ी स्क्रीन पर पूरी दुनिया और मीडिया के सामने हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया जाए। जब देव पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस अपनी विशाल हवेली में लौटा तो वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और रहस्यमयी महसूस हो रहा था। नौकरों और सुरक्षा कर्मियों को बहुत ही सख्त और स्पष्ट, छोटी सी चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हवेली के हर एक कोने में बहुत ही उन्नत और खास सुरक्षा कैमरे बहुत ही चालाकी से लगा दिए गए थे, ताकि कबीर की हर एक छोटी और गंदी हरकत पर पूरी और पैनी नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ कबीर अपने अंधेरे और गुप्त ठिकाने पर बैठा हुआ इस बड़ी पार्टी के निमंत्रण पत्र को बहुत ही घृणा और गुस्से भरी नजरों से लगातार घूर रहा था। उसका वह खौफनाक और जानलेवा हमला पूरी तरह से बहुत ही खतरनाक मौका बचा था। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद खतरनाक और तेज पिस्तौल बहुत ही चालाकी से छुपा ली थी, क्योंकि वह आज रात किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। शाम होते ही देव की वह भव्य और ऐतिहासिक हवेली रंग बिरंगी और चमकदार रोशनी से पूरी तरह से नहा उठी थी और वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो चुका था। शहर के सभी बड़े व्यापारी, जाने माने राजनेता और मीडिया के हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंच चुके थे। देव ने एक बहुत ही शानदार और महंगा काला सूट पहना हुआ था, जो उसके मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से सभी के सामने पूरी तरह से उभार रहा था। अनन्या जब अपनी भारी और खूबसूरत सुनहरी ड्रेस पहनकर मुख्य सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वहां मौजूद हर एक इंसान की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस पर ही पूरी तरह से टिक गईं। उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था, जो किसी भी बड़े और खतरनाक दुश्मन को आसानी से डरा सकता था। देव ने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ उसका हाथ थाम लिया और दोनों एक साथ बहुत ही शाही अंदाज में अपने खास मेहमानों का स्वागत करने लगे। कुछ ही देर बाद हवेली के मुख्य दरवाजे से कबीर ने बहुत ही घमंड और अकड़ के साथ उस शानदार और चमकदार पार्टी में अपना अशुभ और खौफनाक कदम रखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और नकली मुस्कान थी, सिर्फ और सिर्फ देव और अनन्या को ही बहुत ही बारीकी से तलाश रही थी। वह अपने साथ कुछ बहुत ही खास और खतरनाक गुंडों को भी मेहमानों के साधारण और साफ सुथरे भेष में अंदर लाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। कबीर सीधा चलता हुआ देव और अनन्या के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में देव को उसकी नई जिंदगी के लिए बधाई दी। देव ने भी बहुत ही शांत और कड़क आवाज में उसे जवाब दिया कि यह नई जिंदगी तुम्हारे सभी गंदे और काले कारनामों के अंत की एक भयानक और बड़ी शुरुआत है। दोनों की आंखों के बीच एक बहुत खौफनाक और खामोश युद्ध चल रहा था, जिसे वहां मौजूद बहुत से लोग साफ तौर पर पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। जैसे ही पार्टी का माहौल थोड़ा और ज्यादा रंगीन और व्यस्त होने लगा, अनन्या बहुत ही चालाकी और खामोशी के साथ वहां से खिसक कर हवेली के एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त नियंत्रण कक्ष में चली गई। वहां उसके वे सभी खास तकनीकी तेज कंप्यूटर और मशीनों के साथ पूरी तरह से तैयार और सतर्क बैठे हुए थे। अनन्या ने अपने खुद के लैपटॉप को मुख्य नेटवर्क से बहुत ही तेजी से जोड़ा और कबीर के उन सभी भयानक और छिपे हुए फाइलों को अंतिम बार बहुत ही बारीकी से चेक किया। मुख्य हॉल में देव ने अपना शैंपेन का गिलास हाथ में लिया और एक छोटी सी चम्मच से उसे बजाकर सभी मेहमानों और पत्रकारों का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से केंद्रित कर लिया। उसने एक बहुत ही प्रभावशाली और शांत भाषण देना के शानदार भविष्य और ईमानदारी के साथ काम करने के अपने मजबूत वादों को दोहराया। कबीर दूर खड़ा इस पूरे भाषण को बहुत ही नफरत और गुस्से के साथ सुन रहा था और उसे लग रहा था कि देव बस अपनी झूठी तारीफों के पुल बांध रहा है। अपने भाषण के बिल्कुल अंत में देव ने
अपनी आवाज को थोड़ा और ज्यादा सख्त बनाते हुए कहा कि एक सच्चा व्यापार कभी भी झूठ और भ्रष्टाचार की कमजोर बुनियाद पर लंबा नहीं टिक सकता है। उसने सीधे कब कि आज रात इस हवेली में एक बहुत ही बड़ा सच पूरी दुनिया और देश के कानून के सामने आने वाला है। यह सुनते ही पूरे विशाल हॉल में एक बहुत ही अजीब और डरावनी खामोशी पूरी तरह से और बहुत तेजी से छा गई। कबीर को यह समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि देव ने उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा जाल पूरी तरह से और बहुत ही चालाकी से बिछा दिया है। उसने गुस्से में अपना गिलास वहीं फर्श पर जोर से पटक कर खतरनाक पिस्तौल को निकालने के लिए अपना हाथ तेजी से अंदर डाला, लेकिन इससे पहले कि वह कोई भी खौफनाक और जानलेवा हरकत कर पाता, अचानक पूरे हॉल की चमकदार बत्तियां एक साथ बहुत ही तेजी से और पूरी तरह से बुझ गईं। अंधेरे में लोगों की हल्की सी चीखें सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल मंच के पीछे लगा हुआ वह बहुत ही विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन तेज रोशनी के साथ अचानक से चालू हो गया। स्क्रीन पर सबसे पहले कबीर का वह भयानक और गुप्त बैंक खाता अक्षरों में चमकने लगा, जिसमें उसने कंपनी के करोड़ों रुपए बहुत ही चालाकी से चुरा कर रखे हुए थे। यह खौफनाक और बड़ा नजारा देखकर वहां मौजूद सभी बड़े शेयरधारकों और पत्रकारों की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। पूरे हॉल में लगे हुए बहुत ही बड़े और शानदार स्पीकर से अचानक अनन्या की बहुत ही तेज और स्पष्ट आवाज पूरी तरह से गूंजने लगी, जो नियंत्रण कक्ष से सीधे और लाइव बोल रही थी। घिनौने तरीकों का पूरा और पक्का पर्दाफाश सबके सामने करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर लगातार बहुत ही पुख्ता सबूत, पुराने और जाली हस्ताक्षर और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के नाम पूरी तरह से और बहुत ही साफ साफ सामने आ रहे थे। बात सिर्फ पैसों की भयानक चोरी तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं रही, बल्कि अनन्या ने स्क्रीन पर उस खौफनाक सड़क दुर्घटना की कुछ बहुत ही गुप्त और डरावनी तस्वीरें भी पूरी दुनिया के सामने डाल दी। उसने वह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्ले कर उन खतरनाक गुंडों को पैसे देकर देव और उसकी हत्या करने का बहुत ही खौफनाक और सीधा आदेश दिया था। हत्या की इस खौफनाक और भयानक साजिश को अपने कानों से सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से डर गया और पीछे की तरफ खिसकने लगा। अपनी सारी गंदी और खौफनाक सच्चाइयों को इस तरह सरेआम और पूरी दुनिया के सामने नंगा होते देखकर कबीर का दिमाग पूरी तरह से फट चुका था और वह एक पागल जानवर की तरह व्यवहार करने लगा था। उसने अपनी वह खतरनाक और लोडेड देव के सीने की तरफ पूरी तरह से तान दिया, ताकि वह अपना खौफनाक और आखिरी बदला ले सके। हॉल में मौजूद सभी मेहमान इस डरावने और खूनी मंजर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही बुरी तरह से चीखने और भागने लगे। देव अपनी जगह पर एक बहुत ही मजबूत और विशाल चट्टान की तरह बिल्कुल शांत और बिना किसी डर के मजबूती से खड़ा रहा और उसने अपनी आंखों से कबीर को लगातार बहुत ही तीखी नजरों से घूरा। उसने बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि लेकिन अब तुम इस भारी और खौफनाक बर्बादी के दलदल से खुद को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारी यह पूरी और घिनौनी सच्चाई अब सीधे देश की पुलिस और बड़े जांच अधिकारियों के पास बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंच चुकी है। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से अनन्या बहुत ही तेज और शानदार कदमों के साथ उस खतरनाक और भारी भीड़ को चीरते हुए सीधा कबीर और देव के बिल्कुल सामने आकर मजबूती से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसा में पकड़ी हुई वह भारी पिस्तौल भी एक पल के लिए बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगी थी। अनन्या ने बिना किसी खौफ के कहा कि मेरे पिता की मौत का जो भयानक कर्ज तुमने इतने सालों तक छुपा रखा था, आज उसका पूरा हिसाब हो चुका है। कबीर ने पागलों की तरह हंसते हुए अपनी पिस्तौल का रुख अचानक देव से हटाकर सीधे अनन्या की तरफ कर दिया और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी बाहर से बहुत ही तेज पुलिस सायरन की आवाजें आने लगीं। मुख्य दरवाजे को बहुत ही जोर से तोड़ते हुए हथियारबंद और खास कमांडो बहुत ही तेजी से हॉल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अपनी सभी ऑटोमेटिक बंदूकें सीधे कबीर की तरफ तान दी। यह देखकर कबीर के वह सभी गुंडे भी बहुत ही बुरी तरह से डर गए और उन्होंने अपने सारे हथियार वहीं जमीन पर डाल दिए। पुलिस के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर कबीर के हाथ से
वह खतरनाक पिस्तौल जोर से छीन ली और उसे पीछे की तरफ मोड़कर उसके हाथों में भारी हथकड़ियां पहना दी। कबीर अभी भी की भयानक धमकियां दे रहा था, लेकिन अब उसकी कोई भी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसे धक्के मारते हुए उस शानदार हवेली से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के साथ बाहर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। इस पूरे खौफनाक और ऐतिहासिक ड्रामे के तुरंत बाद वहां मौजूद सभी पत्रकारों और मीडिया वालों की फ्लैशलाइट्स और कैमरे देव और अनन्या की तरफ बहुत ही तेजी से चमकने लगे थे। यह शहर के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मामला बन चुका था, जिसे कल सुबह सभी बड़े और मुख्य अखबारों के पहले पन्ने पर बहुत प्रमुखता से छापा जाने वाला था। देव ने सुरक्षात्मक तरीके से अपनी मजबूत बाहों को अनन्या के कंधों के चारों तरफ लपेट लिया और मीडिया को शांत रहने का कड़ा इशारा किया। पुलिस ने पूरे मामले को बहुत ही सख्ती और तेजी से अपने नियंत्रण में ले लिया और सभी घबराए हुए मेहमानों को बहुत ही सुरक्षित और सही तरीके से हवेली के बाहर निकालने का काम तुरंत शुरू कर दिया। देव ने अपने वकीलों की बुला लिया था ताकि वे पुलिस को वे सभी पुख्ता और कानूनी सबूत बहुत ही सही तरीके से और आधिकारिक रूप से सौंप सकें। यह रात एक बहुत बड़े खौफनाक और गंदे युग का अंत थी और एक बहुत ही नए और ईमानदार सवेरे की एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। जब हवेली पूरी तरह से खाली हो गई और वहां सिर्फ बहुत ही गहरी खामोशी बच गई, तो देव और अनन्या एक साथ मुख्य सोफे पर बहुत ज्यादा थक कर और निढाल होकर बैठ गए। उन्होंने एक बहुत लंबी गहरी और सुकून एक भयानक और खौफनाक मौत की तलवार लटक रही थी। वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वे दोनों अब पूरी तरह से सुरक्षित थे और उनका यह बहुत बड़ा और जानलेवा मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। देव ने अपना सिर पीछे की तरफ सोफे पर टिकाते हुए धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा कि मैंने कभी भी सपने में यह नहीं सोचा था कि हमारी यह झूठी और दिखावटी सगाई इतना बड़ा रंग लाएगी। अनन्या ने भी हल्की और सुकून देने वाली मुस्कान देखा और अपने थके हुए सिर को बहुत ही प्यार और अधिकार के साथ उसके मजबूत कंधे पर पूरी तरह से टिका दिया। यह एक बहुत ही जादुई और खूबसूरत पल था, जिसमें उन्हें अब किसी भी तरह के शब्दों की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कबीर की इस भयानक और पूरी तरह से पक्की गिरफ्तारी के साथ ही देव का अपनी कंपनी और उस विशाल पारिवारिक संपत्ति पर पूरा और 100% एकाधिकार बहुत ही कानूनी तरीके से हमेशा के लिए स्थापित हो चुका था। कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस जानलेवा शर्त को अपनी पूरी मेहनत और बहुत ही गहरी समझदारी से पहले ही जीत लिया था। अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ उनका एक बहुत ही सुरक्षित, आजाद और बेहद खूबसूरत भविष्य पूरी तरह से खुला पड़ा था। रात का वह गहरा और खौफनाक अंधेरा अब धीरे धीरे एक बहुत ही शांत और सुनहरी सुबह में पूरी तरह से बदलने लगा था और बाहर पक्षियों की बहुत ही मीठी और प्यारी चहचहाहट साफ सुनाई देने लगी थी। प्यार के साथ फंसा लिया और अपनी आंखें बंद करके आने वाले उन सभी सुखद और बहुत ही बेहतरीन पलों की खूबसूरत कल्पना करने लगी। ये खतरनाक और जानलेवा जंग वे पूरी तरह से जीत चुके थे और अब सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार की सबसे बड़ी जीत बाकी थी। अगली सुबह जब शहर के लोगों की आंखें खुलीं, तो अखबारों और समाचार चैनलों पर सिर्फ कबीर की गिरफ्तारी की बड़ी और सनसनीखेज खबरें पूरी तरह से छाई हुई थीं। शहर का सबसे ताकतवर और अमीर माना जाने वाला बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था। विशाल हवेली के डाइनिंग रूम में बैठे देव और अनन्या बहुत ही शांति के साथ अपनी सुबह की कॉफी पीते हुए ये सारी खबरें देख रहे थे। आज उस विशाल हवेली की हवा में एक बहुत ही अलग और सुकून देने वाली शांति थी। पुलिस की जांच बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी और कबीर के सभी काले कारनामों और भ्रष्टाचार के पक्के सबूतों ने उसे पूरी तरह से सलाखों के पीछे धकेल दिया था। उसके सभी वकीलों ने भी इस बहुत ही मजबूत और तरह से और साफ इनकार कर दिया था। सालों से दूसरों की जिंदगियों के साथ एक बहुत ही खौफनाक और गंदा खेल खेलने वाले उस इंसान को अब अपने किए की सबसे भयानक और डरावनी सजा मिलने वाली थी। यह न्याय की एक बहुत बड़ी जीत थी। कंपनी के मुख्यालय में भी आज का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक
और उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि कबीर के जाने से वहां की सारी गंदगी साफ हो गई थी। बोर्ड के उन सभी पुराने और घमंडी सदस्यों ने अपनी पिछली गलतियों के लिए बहुत ही दिल से माफी मांगी थी। कबीर द्वारा फैलाई गई उन सभी झूठी अफवाहों के खत्म होते ही कंपनी के शेयर बाजार में बहुत ही भारी उछाल आया था। यह नया सवेरा उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता लेकर आया था। विरासत का वह बहुत ही बड़ा और उलझा हुआ कानूनी मामला अब हमेशा के लिए पूरी तरह से सुलझ चुका था और देव की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। देव के मुख्य वकील ने हवेली आकर उन सभी अंतिम और जो उसे इस विशाल साम्राज्य का एकमात्र और स्थायी मालिक घोषित करते थे, उन कागजातों में अनन्या को भी देव के जीवन और व्यापार दोनों में एक बहुत ही अहम और बराबर की साझेदार के रूप में आधिकारिक तौर पर बहुत ही मजबूती से शामिल किया गया था। वकील के जाने के बाद देव और अनन्या उस विशाल हवेली के बहुत ही शांत और खूबसूरत पुस्तकालय में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अकेले और खामोश खड़े हुए थे। यह वही कमरा था जहां कुछ ही समय पहले अनन्या बहादुरी से खोजकर बाहर निकाला था। आज यह कमरा किसी भयानक साजिश का गवाह नहीं, बल्कि उनके एक बहुत ही नए और खूबसूरत जीवन की शुरुआत का एक बहुत ही प्यारा और शांत हिस्सा लग रहा था। दोनों के दिलों में बहुत सुकून और शांति थी। देव अपनी जगह से उठा और उसने पुस्तकालय के एक कोने में रखी हुई अपनी एक बहुत ही पुरानी और सुरक्षित तिजोरी को एक खास पासवर्ड डालकर बहुत ही खामोशी से खोला। उसने उस तिजोरी के अंदर से अनन्या के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की और प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह वही 1 साल की झूठी शादी का पुराना अनुबंध था जिस पर उन्होंने उस कैफे में अपनी पहली और अजीब मुलाकात के दौरान बहुत ही मजबूरी में अपने पक्के हस्ताक्षर किए थे। देव ने उस पुराने और झूठे अनुबंध को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और अनन्या की तरफ देखते हुए बहुत ही गहरी और प्यार भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इस एक छोटे से कागज के टुकड़े ने और खूबसूरत दिशा में बदल कर रख दिया है, लेकिन आज जब हमारे बीच कोई झूठ या दिखावा बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो हमें इस बेजान और व्यापारिक कागज की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने उस अनुबंध को बीच से फाड़ दिया। उस झूठे और व्यापारिक अनुबंध के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ते हुए हवेली के उस खूबसूरत फर्श पर बहुत ही धीरे धीरे और शांत तरीके से नीचे गिर रहे थे। देव ने आगे बढ़कर अनन्या के दोनों हाथों को अपने हाथ लिया और उसकी आंखों में बिल्कुल सीधा और गहराई से देखा। उसने कहा कि तुमने मुझे सिर्फ मेरे भयानक दुश्मनों से ही नहीं बचाया, बल्कि तुमने मेरे उस अकेले और ठंडे पड़े दिल को भी फिर से धड़कना बहुत ही अच्छे से सिखा दिया है। अनन्या की खूबसूरत और गहरी आंखों में खुशी के कुछ बहुत ही प्यारे और सच्चे आंसू चमकने लगे थे, क्योंकि उसने देव को इतने भावुक और प्यारे रूप में पहले कभी नहीं देखा था। देव अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसने अपनी जेब से असली हीरे की अंगूठी निकालकर अनन्या के सामने पेश की। उसने बहुत ही सच्चे दिल से पूछा कि क्या तुम बिना किसी शर्त और बिना किसी अनुबंध के हमेशा के लिए मेरी असली पत्नी बनना पूरी तरह से स्वीकार करोगी? यह पल बहुत ही ज्यादा जादुई था। अनन्या ने अपने चेहरे पर गिरे हुए उन खुशी के आंसुओं को पोंछा और बहुत ही प्यारी और बड़ी मुस्कान के साथ देव के उस सच्चे और खूबसूरत प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। देव ने वह नई और असली फिर अपनी जगह से उठकर उसे अपनी मजबूत बाहों में बहुत ही गहराई से समेट लिया। यह कोई व्यापारिक समझौता बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह दो बहुत ही मजबूत और सच्चे दिलों का एक बहुत ही प्यारा और हमेशा के लिए बन जाने वाला पवित्र बंधन था। अपनी इस नई और असली सगाई के कुछ दिनों बाद अनन्या ने अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के एक बहुत ही शांत और पुराने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। देव भी इस भावुक और महत्वपूर्ण यात्रा साथ गया, क्योंकि वह जानता था कि यह पल अनन्या के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। अनन्या ने अपने पिता की कब्र पर कुछ बहुत ही सुंदर और ताजे सफेद फूल रखे और एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण सांस ली। उसका मन अब बहुत ही ज्यादा हल्का था। अनन्या ने अपने पिता की कब्र के सामने खड़े होकर
बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में कहा कि कबीर को उसके सभी भयानक और खूनी अपराधों की पूरी सजा मिल चुकी है। उसने कहा कि आपने जिस सच्चाई सामने बहुत ही मजबूती से साबित कर दिया है। देव ने पीछे से आकर अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे यह विश्वास दिलाया कि उसके पिता की आत्मा आज उस पर बहुत ज्यादा गर्व कर रही होगी। यह न्याय की पूरी जीत थी। हवेली वापस लौटने पर उन दोनों का स्वागत बहुत ही अलग और शानदार तरीके से किया गया था, क्योंकि अब हवेली के सभी नौकर और कर्मचारी अनन्या को दिल से अपनी असली मालकिन मानते थे। कबीर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वहां खुशियां लौट आई थीं। अनन्या ने भी सभी के साथ बहुत ही प्यार और सम्मान से व्यवहार किया, जिससे पूरे घर का वातावरण एक बहुत ही सच्चे और खुशहाल परिवार जैसा पूरी तरह से बन गया था। कुछ ही हफ्तों के बाद देव और अनन्या ने अपनी असली और पवित्र शादी एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत और निजी समारोह में करने का पक्का फैसला किया। इस शादी में कोई मीडिया या ही खास और करीब दोस्त ही वहां मौजूद थे। यह दिखावे वाली दुनिया से बहुत दूर दो सच्चे प्यार करने वाले इंसानों के बीच का एक बहुत ही निजी और प्यारा उत्सव था, जिसमें सिर्फ सच्चाई और बहुत सारा प्यार ही शामिल था। दोनों बेहद खुश और खूबसूरत लग रहे थे। मंडप में अग्नि के चारों तरफ 7 पवित्र फेरे लेते हुए देव और अनन्या ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के बहुत ही सच्चे और मजबूत वादे किए। यह वादे किसी भी तरह के झूठे कागज पर लिखे हुए सख्त, बहुत ही गहरी और सच्ची भावनाएं थीं। जब देव ने अनन्या की मांग में सिंदूर भरा, तो अनन्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की हर एक छोटी बड़ी कमी आज हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो गई है। यह एक नई शुरुआत थी। शादी के तुरंत बाद वे दोनों शहर के बीच में कोई भी बाधा डाल सके। उन्होंने वह पूरा समय सिर्फ एक दूसरे को और ज्यादा अच्छी तरह से जानने और अपने प्यार को बहुत ही ज्यादा गहरा बनाने में बिताया। समंदर की उन शांत लहरों ने उनके दिलों को बहुत सुकून दिया था। हनीमून से वापस लौटने के बाद जब वे दोनों फिर से अपनी उसी विशाल कंपनी में वापस गए, तो वहां काम करने का पूरा तरीका और माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अनन्या को कंपनी का नया और मुख्य वित्तीय अधिकारी बहुत ही और अब हर बड़ा फैसला उसकी सहमति से ही लिया जाता था। देव को अपनी पत्नी की इस बड़ी सफलता और उसकी असाधारण बुद्धिमानी पर किसी भी तरह की कोई जलन नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और सच्चा गर्व हमेशा महसूस होता था। कुछ ही महीनों में अनन्या की बेहतरीन और तेज वित्तीय रणनीतियों ने कंपनी को एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में एक शानदार और बहुत बड़ी जीत दिलाई। इस बड़ी जीत ने पूरी ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सम्मानित कॉरपोरेट जोड़ी के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। अब कोई भी इंसान उन पर उंगली उठाने या उनकी काबिलियत पर शक करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वे दोनों पूरी तरह से अजेय बन चुके थे। एक बहुत ही शांत और सुहानी शाम को काम से लौटने के बाद देव और अनन्या अपनी हवेली की सबसे ऊपरी और खूबसूरत बालकनी में एक साथ बैठे हुए थे। वे दोनों शहर की उन जगमगाती और रंग बिरंगी रोशनी से उनके विशाल साम्राज्य का ही एक हिस्सा थीं। देव ने अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफी के कप को मेज पर रखा और अनन्या को अपनी मजबूत बाहों में बहुत ही प्यार से भर लिया। रात की हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी और सुखद थी। अनन्या ने अपना सिर देव के मजबूत सीने पर रखा और हंसते हुए कहा कि क्या तुम्हें उस पुराने कैफे की वह अजीब सी पहली मुलाकात आज भी याद है? देव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, और बेबाक सवालों से पूरी तरह हैरान कर दिया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अंधी और अनजान डेट उनकी जिंदगी को इतने शानदार और खूबसूरत मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी। यह किस्मत का एक बहुत ही प्यारा और अनोखा खेल था। वह 1 साल का झूठा और कड़क अनुबंध जो शुरू में सिर्फ एक बहुत ही बड़ी व्यापारिक मजबूरी और एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई का हिस्सा बनकर सामने आया था, आज वही भयानक मजबूरी उनके जीवन की सबसे बड़ी और जिसने उन्हें प्यार का असली मतलब सिखाया था। देव ने अनन्या के
माथे पर एक बहुत ही प्यारा सा चुंबन लिया और उसे हमेशा खुश और सुरक्षित रखने का अपना वह पुराना वादा एक बार फिर से दोहराया। उनका प्यार अब हर परीक्षा में पूरी तरह पास हो चुका था। अनन्या अब वह पुरानी और डरी हुई लड़की बिल्कुल भी नहीं रही थी, जो अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कुछ साधारण आंकड़ों और पुरानी फाइलों के बीच चुपचाप छुपकर बिताती थी। अब वह एक बहुत ही मजबूत किसी भी बड़े और खतरनाक तूफान का बहुत ही बहादुरी से सामना कर सकती थी। देव का प्यार और उसका वह मजबूत साथ अनन्या की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार बन चुका था, जिसने उसे हमेशा आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत दी थी। देव भी कबीर के उन सारे गंदे और काले सायों से पूरी तरह से बाहर निकल चुका था और अब वह एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान बन गया था। उसने अपनी कंपनी में कई ऐसे नए और बेहतरीन नियम बनाए थे जो गरीब थे और उन्हें एक नया मौका देते थे। यह सारा सकारात्मक और शानदार बदलाव सिर्फ और सिर्फ अनन्या के उस बहुत ही प्यारे और पवित्र प्रभाव के कारण ही पूरी तरह से संभव हो पाया था। उनका साम्राज्य अब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सच्चाई का था। समय बहुत ही तेजी से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और देव तथा अनन्या की वह बेहतरीन कॉरपोरेट कहानी पूरे शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा बन गई। युवा लोग उनके व्यापारिक फैसलों और उनके बीच के उस समाज में बहुत ही गर्व और खुशी के साथ देने लगे थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर मजबूती से खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी और खौफनाक ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हवेली के उस बहुत ही खूबसूरत और बड़े बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने देव का हाथ बहुत ही मजबूती और प्यार के साथ अपने हाथों में पूरी तरह से जकड़ लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन भगवान का बहुत किया, जिसने उसे इतनी ज्यादा खुशियां और इतना सच्चा प्यार दिया। देव ने भी उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी और तेज चमक साफ महसूस कर सकता था, जिसने उसे पहली ही नजर में पूरी तरह से अपना दीवाना बना दिया था। यह कहानी सिर्फ एक बहुत बड़े और खौफनाक कॉरपोरेट युद्ध की या फिर एक बहुत बड़े और भारी वित्तीय साम्राज्य को किसी दुश्मन से बचाने की बिल्कुल भी नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक साधारण सी लड़की ने बहुत ही बड़े और ताकतवर राजा का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। उनका वह प्यार किसी भी झूठे अनुबंध का मोहताज बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो उनके दिलों की गहराइयों में बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही शानदार तरीके से हमेशा के लिए बस चुका था। रात पूरी तरह से हो चुकी थी और शहर के वे सभी ऊंचे और शानदार टावर उनके सामने बहुत ही खूबसूरती और गर्व के साथ लगातार चमक रहे थे। देव और अनन्या अब उस हुए थे। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वह सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पण से ही हासिल किया था। वे अब एक साथ मिलकर इस दुनिया पर पूरी तरह से अपना राज करने के लिए तैयार थे।